नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। कल हमने पूरे प्लानिंग की थी कि किस तरह हमको 100 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और कैसे हमें कौन कौन से पोर्शन को वेटेज देना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख लीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें तैयारी किस तरह करनी है और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम हमको इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने पूरा एक ट्रेंड एनालिसिस किया था पिछले 10 साल का कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से पोर्शन में वेटेज ज़्यादा आ रहा है। तो अगर हमें पता चल गया कि किसका वेटेज ज़्यादा है तो हमें तैयारी उस सब्जेक्ट की ज़्यादा करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा एक बताया था कौन कौन सी बुकें लेनी है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, किस तरह अपना कमरा सेट करना है और किस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एक टाइम टेबल का पीडीएफ भी दूंगा ताकि आप अपना दिनचर्या पूरा सेट कर सकें, वीकली, मंथली और हमारा 4 महीने का पूरा प्लान। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। तो इससे एक ये फ़ायदा रहता है ऑनलाइन से कि आप कहीं पर भी बैठकर किधर भी सिर्फ एक नेट कनेक्शन और एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई पे कोई भी बाधा नहीं आएगी कि मुझे लखनऊ जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है या मुझे दिल्ली जाना है। आप अपने घर में बैठकर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली के टीचरों से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके बेस्ट टीचर्स आपको अवेलेबल हैं ऑनलाइन। अनअकैडमी के अंदर एक खास बात है लाइव लेक्चर, और वो भी डेली होते हैं। लाइव लेक्चर होने का एक फ़ायदा ये रहता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से बंध जाते हैं कि सुबह 9 बजे मुझे लेक्चर अटेंड करना है या मुझे 10 बजे अटेंड करना है या 11 बजे मुझे अटेंड करना है। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से आप एक कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में किस तरह से आप टाइमली जाते हैं। और लाइव लेक्चर्स के फ़ायदे ये रहते हैं कि आप उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्विजेस होती हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर 2 तरह के कोर्स चल रहे हैं यूपी के लिए। एक तो है प्रारंभ बैच जो चल रहा है यूपी SSC के लिए, और एक है टारगेट यूपी PSC जो 100 दिन का एक बैच है। ठीक है, 2 तरह के लेक्चर्स होते हैं मोस्टली। एक फ्री क्लासेस होती हैं, एक प्लस क्लासेस होती हैं। प्लस में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाए, फ्री में थोड़ा लिमिटेड रहता है। प्लस में हम अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड नोट्स होते हैं और आपके सारे डाउट्स टॉप एजुकेटर सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप प्ले स्टोर या iOS स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वो कोड मांगे तो आप मेरा कोड दे सकते हैं डॉक्टर अंकित DRANKIT। तो 10% आपको छूट मिल जाएगी और कुछ गुरु दक्षिणा मुझे भी मिल जाएगी। थैंक यू। हमने कल ये समझा था कि किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जिसमें से बायोलॉजी का वेटेज मैक्सिमम आता है। और बायोलॉजी में भी मैक्सिमम वेटेज हमने पढ़ा था कि जूलॉजी का आता है, और जूलॉजी में भी मैक्सिमम वेटेज आता है इंसानों का। तो हमको वो पोर्शन अच्छी तरह करना है। दूसरी एक चीज़, प्लांट जो होता है, जो बॉटनी पोर्शन होता है, उसमें क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। तो हम लोग इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। देखिए, बायोलॉजी को अगर डिवाइड किया जाए तो बायो और लॉजी। लॉजी का मतलब ही स्टडी होता है और बायो का मतलब होता है लिविंग, मतलब जिंदा। तो बायोलॉजी के अंदर 2 लोग आते हैं, एक आता है पेड़ पौधे और एक आता है जानवर। तो पेड़ पौधे वाले को हम कहते हैं बॉटनी और जानवर वालों को कहते हैं जूलॉजी। जू में हम जाते हैं तो जानवर देखते हैं ना, इसलिए जूलॉजी, वहां से वो शब्द आया है। ठीक है, देखिए, मैं बायोलॉजी को पढ़ने का आपको एक इतना आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी कभी भी पढ़िए तो उसको को रिलेट करके पढ़िए, उसको जोड़ जोड़ के पढ़िए। अगर आप उसको रटने जाएंगे तो रटकर MCQ सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वहां पर जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वहां पे अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका है, या तो आप बहुत रिवीजन करें या आपने इस तरह से याद किया है कि वो आपको नींद में उठा के भी मैं पूछूं कि भाई साहब इसका जवाब क्या होगा, तो आप उसका तुरंत आंसर दे दे बिना सोचे। तो इस तरह से हमको तैयारी करनी है कि हमारे दिमाग में वो इम्प्रिंट हो जाए, हमारे दिमाग में वो छप जाए। ठीक है, साइंस का बेसिक मतलब ही ये होता है कि उसे हम अप्लाई कर सकें, वो नॉलेज जिसे हम अप्लाई कर सकें। तो हमें इस तरह से याद करना है कि वो हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल हमने को पता है कि क्या होता है, कोशिका। सेल यानी कोशिका, इसका सिंपल डेफिनेशन होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी, मतलब सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है सेल। अब देखिए, इस पूरे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है,
उससे बॉडी बनती है। तो अब इसको याद कैसे करें, इतना टफ कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको याद करने में आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए जो कोशिका है उसको आप मान लीजिए कि ईंट है, जैसे बिल्डिंग की ईंट होती है, आपने देखी है ईंट, बिल्डिंग में ईंट होती हैं, उस तरह से कोशिका को आप एक कोशिका एक ईंट है। अब आपने सारी ईंटों को अगर खड़ा कर दिया एक साथ तो बन गई वो दीवार। तो उसी तरह जब सारे कोशिकाओं को आपने एक साथ लगा दिया तो बन गया वो टिश्यू। फिर आपने देखिए अब एक दीवार बन गई, अब ऐसी 4 दीवार बना दी तो क्या बन गया, कमरा। तो उसी तरह से जब सारे टिश्यू आपने एक साथ जोड़ दिए तो वो ऑर्गन बन गए, ऑर्गन यानी अंग बन गए। अब आपने एक कमरे के ऊपर दूसरा कमरा बना दिया, तीसरा कमरा बना दिया, तो क्या बन गया, बिल्डिंग की फ्लोर्स बन गई। तो उसी तरह जब सारे ऑर्गन एक साथ जुड़ जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जैसे आपका मुंह हो गया, जीभ हो गई, आपकी आंतें हो गई, आपका पेट हो गया, ये पूरा एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने वाला जो सिस्टम है वो। और अब ये सारे सिस्टम जब सारे फ्लोर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है, बिल्डिंग। उसी तरह से हमारा पूरा एक शरीर बन जाता है। कैसे, हमने ईंट लिए, ईंट को सारों को जोड़ा तो बन गए दीवार, दीवारों को सारों जोड़ा तो बन गए हमारा कमरा, कमरों को जोड़ा तो बन गया हमारे फ्लोर्स, और फ्लोर्स को जब जोड़ा तो पूरी हमारी बिल्डिंग तैयार होगी। उसी तरह हमने कोशिकाओं को सारों को जोड़ा तो बन गया टिश्यू, टिश्यूओं को जब जोड़ा तो बन गए हमारे अंग, ऑर्गन, और जब सारे ऑर्गन्स को जोड़ा तो बन गया वो ऑर्गन सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलाकर बन गया हमारा एक बॉडी। तो अब आप समझ गए किस तरह एक सेल से पूरी बॉडी बनी, किस तरह एक छोटे से सेल से एक पूरा शरीर बना। इसीलिए सेल को हम कहते हैं इकाई, यूनिट, है ना। आप समझे किस तरह से वो एक ईंट कैसे, पूरी बिल्डिंग कैसे एक ईंट से बनी, उसी तरह पूरी बॉडी आपकी एक सेल से बनी। तो अब आइए समझते हैं कि ये सेल से आगे सिस्टम्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेल है, सेल मिलकर बनता है टिश्यू। अब भाई सेल जो होता है, आपकी मोटरसाइकिल जो होती है, उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल कुछ तो चाहिए होता है गाड़ी में। तो उसी तरह इन सेल को अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ आहार चाहिए, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो अब ये खाना कैसे आएगा, न्यूट्रिशन, पोषण। तो पोषण अगर देखा जाए तो एक तरह से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट यानी वसा, चौथा होता है विटामिन्स, और होते हैं मिनरल्स। तो ये 5 जो प्रकार होते हैं ये सब मिला के आपके सेल को पोषण देते हैं। अब लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत बड़े होते हैं। तो अब इनको मान लीजिए पचाना है भाई, ऐसे ही तो सीधा सेल के अंदर नहीं चला जाएगा कि आपने बर्गर खाया और बर्गर सीधा सेल के अंदर चला गया, नहीं, उसको तोड़ा जाता है। तो उसको तोड़ने का जो काम करेगा वो करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन सिस्टम। वो क्या करता है, आपके सारा, आपने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, कुछ भी खाया, गोश्त खाया, मीट खाया, जो मन आया आपने खाया, वो पूरा पेट के अंदर गया, और पेट के अंदर पाचन क्रिया होती है, आंतड़ियों में एब्जॉर्ब किया जाता है, पूरा पचाया जाता है, और वो चीज़ें 5 भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं। अब ये 5 भागों में सारे तोड़ दिए गए हैं। इधर ही चलिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी देखिए किस तरह से हमको MCQ सॉल्व करना है। आपको एक सिंपल सा सिस्टम बताता हूँ कि जो इंसान मतलब जानवर होते हैं, जानवरों में मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन का होता है, और पेड़ों में मैक्सिमम पार्ट होता है सेल्यूलोस यानी कार्बोहाइड्रेट का। तो अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि सिल्क जो है वो जानवरों का प्रोडक्ट है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, तो अब हमको पता है कि सिल्क आता है वॉर्म से, सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म जानवर है और जानवरों में प्रोटीन होता है। तो आ गया आंसर हमारा कि वो प्रोटीन है। उसी तरह मान लीजिए पूछ लिया कि कॉर्क, जो कॉर्क आता है लकड़ी का, वो कॉर्क जो है वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। अब हमको पता है कॉर्क आता है लकड़ी से, तो लकड़ी आया पेड़ों से, पेड़ों में मैक्सिमम पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वो आंसर आएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरह से जब आप याद करेंगे चीज़ों को तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने पॉइंट वाइज रट के रखा कि भाई सिल्क ये है, तो एग्जाम का जो टेंशन होता है उस टेंशन में आप
गलत कर देंगे और एक गलत क्वेश्चन आपकी सीट खा जाएगा, आपका पूरा साल बर्बाद कर देगा। आप सोच लीजिए आप कितना डिप्रेशन से गुजरेंगे, आपको कितने तानों से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तैयारी इस तरह से करनी है कि हमारा वहाँ पे सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि सिली मिस्टेक तो जैसे हम मिस्टेक करते हैं तो क्या है कि कुल्हाड़ी हमने पाँव में मारी, लेकिन सिली मिस्टेक तो ऐसी होती कि हमने कुल्हाड़ी रखी थी और उसके ऊपर पाँव मार दिया। तो ये चीज़ें हमें को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। तो हमने देखा था कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, इनको तोड़ के पचाया। तो अब इन्होंने छोटे पार्ट में तोड़ दिया। तो अब मान लीजिए दिमाग के अंदर जो सेल बैठा है वो बोलेगा भैया खाना आपने पचा लिया तो हमको खाना भिजाइए। तो अब यहाँ पर आएगा, खाना पहुँचाने वाला काम करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट है सिस्टम, यही हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम है। ये हमारा सारा खाना एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएगा। जो खाना हमने पेट पे किया है वो सर पे, पाँव पे, हर जगह जाएगा। ये काम करेगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये होता है आपका ब्लड, आरबीसी से जुड़ा हुआ। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अपना भाई खाना लेके पेट से लेके पहुंचा सीधा उधर सेल के पास। तो सेल को दिया, जैसे ही उसने सेल को खाना दिया तो सेल ने बोला कि भाई साहब आपने खाना तो दे दिया, लेकिन इसको पचाने के लिए हमको सिलेंडर तो चाहिए, हमको गैस तो चाहिए। तो सर्कुलेटरी ने बोला भाई हम दे देंगे गैस, लेकिन एक शर्त है, आप पुराना खाली सिलेंडर तो दो हमको। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर आया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो गैस देगा, ऑक्सीजन। और पुराना सिलेंडर क्या हुआ, खाली सिलेंडर, CO2। तो ब्लड क्या करता है, खाने के साथ साथ आपको वहाँ पर ऑक्सीजन देता है, भरा हुआ सिलेंडर देता है, और जो खाली सिलेंडर CO2 का है वो वापस लेके चले आता है और वो सिस्टम को ले जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो हमारा करेगा श्वास वाला सिस्टम। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है, ऑक्सीजन अंदर लेता है और ब्लड में ऑक्सीजन भर के, जो खाली सिलेंडर आए हैं उनमें ऑक्सीजन भर के दे देता है। और ब्लड वो भरा हुआ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके शरीर के सारे सेलों के पास पहुंचता है, ऊपर से लेके नीचे तक। अब आपने देख लिया किस तरह से खाना आपने खाया, वो खाना पेट में पच के वो कैसे सेलों के पास गया, सेलों के पास गैस भी पहुंची। अब मान लीजिए खाना तो बना लिया तो कुछ ना कुछ तो कूड़ा करकट निकलेगा। तो भाई जो कूड़ा करकट निकलता है वो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मल मूत्र का सिस्टम। और वो आप सब जानते हैं किस तरह पैखाने में आपका साफ हो जाता है सारा मल मूत्र। अब ये पूरा सिस्टम बन गया। एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसानों का और स्पीशीज, कोई भी जो स्पीशीज होती है उसका एक मेन मकसद होता है अपनी स्पीशीज को बढ़ाना, और इसको बढ़ाने का काम होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो वो सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। अब मान लीजिए सारा सिस्टम भाई बॉडी का चल रहा है, सेल आया, सेल को खाना मिला, खाना से पचा, पूरा हो रहा है सारा सिस्टम। लेकिन इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, कौन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगा, कौन इनके बीच में वार्तालाप रखेगा। मान लीजिए कल को सर्कुलेटरी सिस्टम ने बोल दिया कि भैया मैं रेस्पिरेटरी का काम नहीं करूंगा, उनसे मेरी पटती नहीं है, वो आजकल तू तड़ा करके बात करते हैं, मैं उनसे का काम नहीं करूंगा। अब भाई लड़ाई हो गई सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी में, तो सेल को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम ही हिल जाएगा, भाई शरीर तो खत्म हो जाएगा। तो इन सबके ऊपर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए दो सिस्टम बनाए गए हैं। एक होता है आपका नर्वस सिस्टम जो आपके दिमाग के थ्रू चलता है, सारी नसों के थ्रू चलता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ही गर्म तवे पे आप उंगली रखते हैं तो तुरंत आप हाथ खींच लेते हैं, कैसे, इतना फास्ट सिस्टम है, 500 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है। अगर मान लीजिए ये स्लो होता तो क्या होता, आपने सोचा है, आप तवे पे हाथ रखते चले आते, हाथ पूरा जल जाया होता और 1-2 घंटे बाद आप कहते हैं अरे भैया हमारा तो हाथ ही जल गया। तो ये चीज होती है, ये सिस्टम जो है वो रॉकेट की स्पीड में काम कर रहा है, तुरंत आपको चेता दे रहा है कि भैया ये तो गर्म है, हाथ हटाइए तुरंत। उसी तरह से ये सिस्टम सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। आपके दिमाग से कंट्रोल हो रहा है कि सामने जो खाना रखा है उठा के खाना है,
मान लीजिए अगर ये कंट्रोल नहीं करता तो खाना पड़ा रहता, आपके हाथ आगे जाते ही नहीं, आपका मुंह खुलता ही नहीं, तो क्या करते। इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। यहीं पर एक और सिस्टम आता है एंडोक्राइन सिस्टम, इसे कहते हैं हार्मोन का सिस्टम। ये भी काम करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। तो देखा जाए तो अगर क्वेश्चन जब आता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन से सिस्टम करते हैं, तो आंसर आपका दो होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन, जो कि हार्मोन का सिस्टम होता है। देखिए ये सिस्टम को लोग बहुत कम आंकते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम को, जबकि ये बहुत बड़ा खेल खेलता है। अगर सही समय पे इसने अपने हार्मोन्स रिलीज नहीं किए तो लड़का कभी लड़का नहीं बनेगा और लड़की कभी लड़की नहीं बनेगी। ये इतना पावरफुल सिस्टम होता है कि अगर इसमें ऊपर नीचे हो गया तो आप सुसाइड कर सकते हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, आप कुछ भी। तो ये सिस्टम को कम मत आंकिए। इसीलिए कहते हैं कि हार्मोन्स का खेल बहुत ही ऊंधा होता है और बहुत ही तेज होता है। आप जब जवान होते हैं, जब 17 से 18 साल, तो आपने देखा होगा कि लोग कितने गर्म मिजाज के होते हैं, कितना जल्दी गुस्सा आता है उनको। तो वो कहते हैं ना कि जवानी फूट रही है। जवानी क्या फूट रही होती है? वो हार्मोन्स फूट रहे होते हैं। वो हार्मोन्स का खेल है जिसकी वजह से आपको इतना गुस्सा आता है, जिसकी वजह से आप लड़के बन रहे हैं या लड़कियों बन रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो होता है ये हार्मोन्स का खेल होता है। अब हमने समझा कि किस तरह से हमारा सेल जो है टिश्यू बना और टिश्यू को हमने न्यूट्रिशन दिया, खाना दिया, पोषण दिया, और वो खाना कैसे पचा डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पचने के बाद वो खाना कैसे सेलों के पास पहुंचाया गया सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, और वहां पर कैसे हमने खाली सिलेंडर और भरा सिलेंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज किया, और ये सारा कचरा जब बन गया तो ये बना हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, मलमूत्र में चला गया। और एक और सिस्टम आता है फिर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इन सब सिस्टमों के ऊपर कंट्रोल करने वाले दो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग के और नसों के थ्रू चलता है, और एक हमारा हार्मोन वाला एंडोक्राइन सिस्टम, जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। तो आप लोगों ने समझा कि किस तरह से सेल एक बॉडी बनाता है। हमने उसका उदाहरण लिया था कैसे ईंट के थ्रू बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से सेल के थ्रू बॉडी बनती है, और किस तरह से हमारे बॉडी में सिस्टम्स होते हैं। तो हम इसी तरह से आगे पढ़ाई करेंगे, पूरी चीज़ों को हम लोग इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हम जिंदगी में कभी भी ना भूलें। अब आपसे कोई पूछेगा कि सेल बड़ा कि टिश्यू बड़ा, तो आप भाई ईंट और दीवार का डेफिनेशन देख लेंगे और तुरंत आंसर दे देंगे। इस तरह से आपका कंफ्यूजन भी बिल्कुल कम होगा और हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। तो ये लेक्चर अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस तरह के अगर आपको लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आप चाहें तो अनअकैडमी में मुझसे लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको यूट्यूब में तो पढ़ाता ही रहूँगा। लाइव लेक्चर में बस ये रहता है कि आप मुझसे तुरंत डाउट पूछ सकते हैं बस। तो अभी हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें किस तरह से बनती हैं, उसको भी हम इसी तरीके से समझेंगे और ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह के लेक्चर आपको और अटेंड करने हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, और मन लगा के